हेलो दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्ण व्यवस्था, उनका स्थान, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अब भाषा की उत्पत्ति के बारे में, जैसे कि वर्ण बनते हैं तो भाषा बनती है। भाषा से अपन देख सकते हैं कि लिपिबद्ध किया गया है भाषा को, और अपनी मेन भाषा जो अपन हिंदी भाषा या संस्कृत जो भी भाषा बोल रहे हैं उसको देवनागरी लिपि के तहत रखा गया है। और देवनागरी लिपि के तहत भी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति अगर अपन देखें तो ब्राह्मी लिपि से उसकी उत्पत्ति हो गई है। अब लिपि किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को या किसी भी वर्ण को एक लिखित रूप में लिखना ही एक सरल भाषा में लिपि कहलाता है। अब भाषा का रूप, जैसे आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ या मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो वह किसके माध्यम से हो पा रहा है? भाषा के माध्यम से। अगर मुझे भाषा का ज्ञान नहीं होता तो क्या मैं आपसे इस वे में बात कर पाता या इस भाषा में बात कर पाता? भाषा एक भावों का आदान प्रदान है ना? भाषा मनुष्य के भावों को आदान प्रदान करने का कार्य करती है, चाहे वो मौखिक रूप हो चाहे लिखित रूप हो। तो अपन इसके बारे में आज आगे पढ़ेंगे। कल उनकी वर्ण व्यवस्था को देखा था अपन ने। अब भाषा के सिंपल से तौर में अपन देखते हैं, तो आप इसको एक बार लिख लेना, क्योंकि यह वीडियो मैंने छोटे बच्चों की क्लास को ध्यान में रखते हुए सारा एक सिस्टमेटिक उनको वो लिख भी सके, तो उस हिसाब से बनाया गया है। तो आप भी थोड़ा बच्चों तक शेयर करें, अपने आसपास को भी बताएं, तो उससे उनका भी फ़ायदा हो। और अगर कुछ कमियां लगे तो मुझे भी बताएं, तो मैं उनमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। भाषा स्वयं में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावों या विचारों को कभी लिखकर या कभी बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तथा दूसरों के भावों या विचारों को स्वयं जानने का प्रयास करते हैं। अभी मैं मेरे विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, वह किसके माध्यम से हो पा रहा है? भाषा के माध्यम से। आप अगर कुछ कमी होती है और आप उसमें कमेंट करके लिखते हैं, तो वो भी आप अपने भावों या विचारों के माध्यम से उसमें कमेंट कर रहे हैं और वो लिखित रूप में मुझे प्राप्त होंगे। इस तरह भाषाओं का आदान प्रदान होता है, और इसी से हमें जो अपनी मन के भाव हैं उनको व्यक्त करने का मौका मिल पाता है। किसके माध्यम से मिल पाता है? भाषा के माध्यम से, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो गई हो। अब अपन देखते हैं, हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि एक घनिष्ठतम संबंध है। यानी कि हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि से एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। भाषा के मौखिक या उच्चरित रूप के स्थायित्व देने हेतु लिपि अपने आप में एक समर्थ साधन है। यानी कि भाषा को मौखिक या उच्चरित तरीके से देने में एक भाषा, एक लिपि उसका एक समर्थ साधन है। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, और वर्णों की इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर या भाषा को प्रकट करने का एक ढंग है। तो आपको लिपि से भी पता चल गया होगा, जैसा मैंने थोड़ा बहुत पहले बताया है। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। तो यह लिपि की परिभाषा भी हो गई। संसार संसार में विभिन्न भाषाओं के विभिन्न लिपियों में प्रचलित है, जैसे हिंदी, मराठी भाषा, नेपाली भाषा और संस्कृत भाषाएं। ये सारी देवनागरी लिपि से लिखित लिपि में लिखी जाती हैं, और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के स्थायित्व की दृष्टि से अत्यंत परिमार्जित, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि का प्रयोग बाएं से दाएं ओर किया जाता है। अब अपन देखते हैं वर्ण व अक्षर। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे अगर एक शब्द हो गया, है ना, कमल ले लिया। कमल को कितने खंडों में विभाजित कर सकते हैं? कमल। ठीक है, तीन वर्णों में अलग अलग विभाजित हो गया। अब क को क्या आप और वर्ण बन सकता है? तो अपन कहेंगे क के नीचे हलंत लग जाएगा और प्लस अ, तो वो अलग नहीं हुआ, वो एक ही वर्ण है। पर वर्ण उस मूल
ध्वनि को कहते हैं जिसको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जाता। अब सिंपल से वे में अपन उसको उसमें क्या अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए आप समझते हैं यार क और अ अलग अलग है, नहीं, वो क एक वर्ण है, उसके कोई खंड नहीं होंगे, है ना। तो ये कहना यही चाह रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जाता। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके पुनः दो भाग न किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। तो यह परिभाषा भी आप लिख लीजिए। अब अपन थोड़ा हिंदी वर्णमाला के बारे में जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कई बार बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में कई बार कहीं जगह पूछा जाता है आपसे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। कोई 22 बताता है, कोई 48 बताता है, कोई 49 बताता है, कोई 52 बताता है और कोई 54 बताता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं वर्णों से जुड़ी हुई है और सभी अपने अपनी जगह सभी सही है। 44 भी सही है, 48 भी सही है, 49 भी सही है। तो वो अब मैं आपको सारा आगे बताऊंगा कि कैसे किस किस ने किस किस आधार पर इसको कितने वर्णों में विभाजित किया है। हिंदी की वर्ण ध्वनियों के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। पहली चीज, वर्णमाला अपन कहते हैं ना, वर्णमाला लिखो। वर्णमाला है क्या? तो हिंदी के जो वर्णों का उच्चारण, जो उच्चारण का समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों का वह समूह जिस जिनसे शब्द व भाषा का निर्माण किया जाता है वर्णमाला कहलाते हैं। माला आप सभी समझते हो, फूल, फूल होते हैं ना, फूलों से बनाई फूलों से माला बनती है। तो क्या होता है, एक एक फूल को ही लगाया जाता है, ऐसा तो है नहीं पूरी माला बनी हुई आती है, नहीं आती ना। तो वो सारी चीज़ें हैं कि वर्ण से ही वर्ण जो शब्द है वो वर्णमाला, वर्ण एक एक फूल की तरह है। आप उसके बाद उसकी पूरी माला बना सकते हो। तो पूरा शब्द, पूरी भाषा वर्ण से शुरू होती है। तो अपने को वर्ण समझना है और सबसे पहले वर्णों को देखना है कि वर्ण कैसे होते हैं, वर्णों का आकार कैसा होता है, वर्ण को किस तरह से उसको उच्चारण किया जाता है और किस तरह से उसको लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अनेक मतों की दृष्टि से मैंने आपको बता ही दिया है ये चीज़ कि 44, 48, 49 और 52 अलग अलग मत हैं। तो उसके आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों का विभाजन किया गया है। जैसे अब देखिए आप, 44 वर्णों का विभाजन, 44 वर्णों का विभाजन किस आधार पर हुआ है? तो अपन देखेंगे कि 44 वर्णों का विभाजन स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन इसमें 25 है और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, उष्म व्यंजन 4 हैं। इस तरह से इसको 44 में विभाजित किया गया है। 48 वर्णों का विभाजन स्वर 11, वर्ण व्यंजन को 25 माना है, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4 मानकर इनको 48 माना गया है। अब देखो 49 वर्णों का विभाजन किस तरह से किया गया है? स्वर वर्ण 11 + 1 आ, औ जो आगत ध्वनि है उसको भी इन्होंने क्या माना है? स्वर में माना है। व्यंजन वर्ण 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। इस तरह से 49 ये हो रहे हैं। अब अपन देखते हैं आगे, इसी में आगे जो अपन अगला वर्ण देखते हैं तो अपना अगला वर्ण आ जाएगा 52 का। तो 52 का कैसे अपन ने विभाजित किया है? 52 को देखिए आप, स्वर वर्ण 11 + 1 है ना, आउ को आगत ध्वनि को भी इसने स्वर माना है। व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अनुनासिक 1, अनुस्वार और एक अयोगवाह और विसर्ग एक। इस तरह से जोड़कर इन्होंने 52 वर्ण को भी माना है। तो वर्णमाला में 44 है ना, 44 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 49 भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अभी आपने देख ली है। तो सब जगह कोई कह देता है 52, 44 में वर्णमाला में 52 होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक जगह वो भी सही है। किसी ने कह दिया नहीं वर्णमाला में तो 44 ही होते हैं, तो वो भी सही है। सभी ने अपने अपने मत रखे हैं और अपने अपने मतों के अनुसार अलग अलग है। तो आपको उसके बारे में मैंने सिंपल सा बताया है। अब देखो अयोगवाह क्या है? अनुस्वार व विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। अ धन योग धन वाह, अर्थात जो स्वर व्यंजन के अंतर्गत नहीं गिने जाते लेकिन स्वर व्यंजन से अलग होकर के भी नहीं चलते, ये स्वर और वह व्यंजन दोनों द्वारा ढोए जाते हैं। यानी कि जो किसी पे बोझा देना,
वो ही इनका एक रूप है। जैसे है ना, आप कभी आपका अध्यापक आपको कहते हैं गृह कार्य करो, और आपके करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी अध्यापक रोजाना आपको कहते हैं नहीं, गृह कार्य तो करना ही है। वह क्या है, वो इन्हीं का अयोग हुआ है। वो एक तरह से आपका सीधा सा उदाहरण है उसका, जो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। कहीं कहीं अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग इन तीनों का प्रयोग स्वर के रूप में भी स्वीकार किया गया है। अब देखो, जो हिंदी के व्याख्यात माने गए हैं, डॉक्टर कपिल द्विवेदी ने स्वर, व्यंजन व आगत ध्वनियों तथा द्विगुण व्यंजन न और ढ को मिलाकर 54 ध्वनियाँ स्वीकार की हैं। अब इन्होंने न और ढ को भी अलग मिलाकर 54 ध्वनियों को स्वीकार किया गया है। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया गया है। जैसा कि आपको सारे प्रकार मैंने बताए थे पहले वीडियो में, नहीं देखा हो तो आप पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब अपन देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वे ध्वनियाँ, स्वर किसे कहते हैं, वे ध्वनियाँ, वे वर्ण ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी के 11 स्वरों का ज्ञान आपको कराया गया है। हिंदी के 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो आप देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सभी क्या हैं, 11 स्वर हैं, है ना। और डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार भी इन्होंने री को स्वर नहीं माना है और आउ ध्वनि को स्वीकारा है। इसी तरह वे 10 ही स्वर स्वीकार करते हैं। तो यह आधार अलग अलग डॉक्टरों के, अलग अलग जो महान विशेषज्ञ हुए हैं हिंदी के बारे में, उनके आधार पर उन्होंने अपने हिसाब से इनको रखा है। अब अपना अगला जो टॉपिक होगा वह स्वर पर होगा। स्वर को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।